माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स में जो आपका फिफ्थ चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाना है एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। यहाँ पर फंक्शन f है तो फंक्शन f के डोमेन के हर एक पॉइंट पर हमें इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाना होगा। यदि हर एक पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूअस दिखा देते हैं तो हम कहेंगे ये फंक्शन f जो है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आइए देखते हैं। लेट c बी अ रियल नंबर। It is clear that this function f is defined at every real number c. It is clear that f is defined at every real number। f is defined at every real number c का है हर एक रियल नंबर c पर जो है, चाहे कोई सा भी रियल नंबर हो उस पर जो है f जो है डिफाइंड है। f डिफाइंड है, वास्तव में ये c क्या है? c इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ f। तो ठीक है, तो हमने क्या देखा, f के डोमेन के हर एक एलिमेंट पर क्या है, फंक्शन डिफाइंड है। और यदि डिफाइंड है तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f x एट x इक्वल टू c इज क्या आएगा? x इक्वल टू सी पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? fc होगा। तो fc क्या आएगा? c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c। तो आइए देखते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन, देखते हैं क्या आता है लिमिट ऑफ द फंक्शन। सो वी विल चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगा वही राइट हैंड लिमिट भी आएगा। आइए देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी माइनस एच एट एक्स टेंडिंग टू 0। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सी माइनस एच है, तो c माइनस एच के लिए जहाँ जहाँ x है, जब एफ एक्स था तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। जब c माइनस एच है एफ ऑफ c माइनस एच तो हो जाएगा कितना? c माइनस एच। यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर लिमिट लगेगा, यहाँ पर लिमिट लगाना पड़ेगा क्या? लिमिट ऑफ c माइनस एच होल क्यूब माइनस प्लस है यहाँ पर c माइनस एच स्क्वायर माइनस 1 एट एच टेंडिंग टू 0। h को 0 करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर होल क्यूब करेंगे, विस्तार करेंगे तो मिलाकर आएगा क्या? आएगा यहाँ पर c, यहाँ पर क्या आएगा? c। चेक कर लीजिए, आप इसका होल क्यूब करना पड़ेगा आपको, और होल क्यूब करने के बाद जो आएगा लिखेंगे लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। आइए करिए, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी माइनस 3b स्क्वायर ए और प्लस क्या? c माइनस एच होल स्क्वायर क्या होता है? c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ch और माइनस कितना? 1। आपको पता है जब ये टेंडिंग टू 0 करेंगे तो जो s वाले टर्म है सब के सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आएगा क्या? h इक्वल टू 0 रखें तो कौन सा टर्म बचेगा? केवल बचेगा c क्यूब, उसके बाद बचेगा जहाँ h है वो 0 हो जाएगा c स्क्वायर, उसके बाद क्या बचेगा? माइनस 1। तो हमने देखा क्या लेफ्ट हैंड लिमिट लिया तो वैल्यू क्या है? c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1 आया। आइए देखते हैं राइट हैंड लिमिट लेते हैं। जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू c प्लस
क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच एट एच टेंडिंग टू 0। यहाँ पर होगा लिमिट ऑफ सी प्लस एच है, एफ ऑफ सी प्लस एच क्या हो जाएगा, सी प्लस एच होल क्यूब प्लस सी प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 एट एच टेंडिंग टू 0। विस्तार करेंगे इसका, लिमिट ऑफ, यहाँ पर एक गलती मैंने की हुई है, क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है ए क्यूब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद क्या होता है माइनस ऑफ 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो 3ab इंटू ए प्लस बी करेंगे तो माइनस ऑफ तो माइनस होगा ही, और ये भी माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी होता है। ये फार्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी, ए क्या होता है, ए माइनस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसको जब विस्तार करते हैं तो आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। तो यहाँ पर यही हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, और इधर क्या सी माइनस ए, तो मैंने फार्मूला सही लगाया है। अब बाकी यहाँ पर सब कुछ वही आएगा, एच वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, केवल सी वाला टर्म बचेगा। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका। आइए देखते हैं सी प्लस एच होल क्यूब है, यहाँ पर क्या हुआ, सी क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3c स्क्वायर एच प्लस 3h स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ch माइनस 1, और ये क्या होगा, h टेंडिंग टू 0। आपको पता है जब ये वाले टर्म 0 हो जाएगा तो केवल सी वाला टर्म बचेगा, जिसमें केवल सी है तो आएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। आप क्या देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वही लेफ्ट हैंड लिमिट है, वही राइट हैंड लिमिट है। तो सिंस लिखेंगे, इतना आप इरेज कर लीजिए, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ। यहाँ मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ। लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस इक्वल टू एफ ऑफ सी, एंड दैट इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। सो function f x is continuous at all real numbers, हर एक रियल नंबर पर क्या होगा, ये फंक्शन f क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो वी विल से दैट f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर or you can say that hence f is a continuous function। तो यह क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि f जो है अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) = 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। बताया जा रहा है कि ये फंक्शन f(x) जो है ये इस तरह से डिफाइंड है कि f(x) = 1/x, जहां पर x 0 नहीं हो सकता। तो यानी कि जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, उन हर एक रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन f जो है डिफाइंड है। केवल किसके लिए नहीं डिफाइंड है, केवल 0 के लिए। जिसके लिए नहीं डिफाइंड है उसके लिए बता दिया है कि x का जो f(x) का डोमेन है उसका एलिमेंट 0 नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं, यानी कि हमें नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए इस फंक्शन f(x) को कंटिन्यूअस दिखाना होगा। लेट C be a non-zero real number।
सी बी अ नॉन जीरो रियल नंबर। तो आइए देखते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, so value of the function f(x) at x इक्वल टू c क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा, इज 1/c। और ये क्या होगा, ये अनडिफाइंड तो नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि c क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। यदि जीरो होता तो अनडिफाइंड होता, लेकिन ये अनडिफाइंड इसलिए नहीं क्योंकि c जीरो है ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1/c हो गया, x इक्वल टू c पर वैल्यू क्या आ गई, 1/c। अब आइए देखते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गया है। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन देखते हैं। डायरेक्टली हम आइए लिख लेते हैं, यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले राइट हैंड लिमिट ले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देख लेते हैं हम डायरेक्टली कहाँ चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले सी का, लेफ्ट हैंड लिमिट आइए देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस। आप ध्यान दीजिए c क्या है, c नॉन जीरो रियल नंबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के लिए अथवा राइट हैंड लिमिट लेने के लिए आप देख लीजिए c क्या, मान लीजिए यहाँ पर जीरो है, तो जो c है, c यहाँ पर निगेटिव ऑफ c, मतलब c निगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव हो सकता है। सोचिए जब निगेटिव होगा c, जब c क्या होगा, निगेटिव होगा, और जब c निगेटिव होगा तो उसका जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो आपको पता है c क्या आएगा, एक निगेटिव नंबर ही आएगा। तो c के जब लेफ्ट में चलेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव, यानी कि x जो है c की तरफ तो आ रहा है, निगेटिव c की तरफ आ रहा है, लेकिन वो भी लेफ्ट से, यानी कि x की वैल्यू c से भी थोड़ा सा छोटा है। लेकिन सोचिए जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो निगेटिव की जरा सा राइट में चलेंगे, एप्सिलॉन रखा जहाँ एप्सिलॉन क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जरा सा राइट में चलेंगे तो भी हम जीरो से पहले ही पहुंचेंगे। और यही बात यदि हम राइट साइड के सी की बात कर लूँ, यदि मैं राइट साइड के सी की बात कर लूँ, सी पॉजिटिव वाला सी ले लूँ, तो उसके राइट में चलेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, उसके लेफ्ट में चलेंगे तब भी पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी कि हमें जीरो नहीं मिलने वाला, किसी भी लिमिट पर हमें जीरो नहीं मिलने वाला। इस प्रकार से हम डायरेक्टली कहेंगे कि जो लिमिट ऑफ द फंक्शन होगा वो हमारा जो है 1/c ही तब भी आएगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से लीजिए, राइट हैंड लिमिट अलग से लीजिए। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी, एक्स इक्वल टू सी पर यदि लिमिट ऑफ द फंक्शन देखें तो क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, लिमिट एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा, एक्स टेंडिंग टू सी, और क्या होगा 1/x, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या, 1/c। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। क्यों, क्योंकि c यहाँ पर देखिए एक्सटेंडिंग टू c है, और x की वैल्यू रख देंगे अब यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू किसके करीब है, c के करीब है। लेकिन ध्यान है c जीरो है भी नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता है। तो x टेंस टू c है, c निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है, दोनों के लिए अभी मैंने दिखाया आपको, क्या होगा, c ही आएगा वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1/c। तो हमने क्या देखा, लिमिट ऑफ द फंक्शन लिखेंगे, सिंस limit of the function, since limit of the function f(x) and value of the function f(x) are same at x equal to c. So function f(x) is continuous at all real numbers, at all non-zero real numbers, at all non-zero real numbers, at all non-zero real numbers. क्या लिखा,
सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स आर सेम एट एक्स इक्वल टू सी। हमें पता है एक्स इक्वल टू सी पर जो लिमिट ऑफ द फंक्शन है और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, सेम है। और है क्या वो, दैट इज व्हाट, दैट इज 1/c। वो है क्या, 1/c सेम है, वो सेम नंबर है क्या, 1/c आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि फंक्शन एफ क्या है, कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिए ये बात जो इतना हमने लिखा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मैंने बात लिखी हुई है, ये बाकी कुछ नहीं, कुछ और नहीं, बल्कि क्या है, ये इतनी सी बात कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ये है लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इक्वल टू 1/c। ये इतनी बात कुछ और नहीं बल्कि यही है। यहाँ से लेकर यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं बल्कि यही है। सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू 1/c, सो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, अब फाइनल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, लेकिन इसके पहले हम कुछ बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी क्या है। आइए देख लीजिए और समझिए इसको क्या है। मान लीजिए अभी आपको एक फंक्शन मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 9 में, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, 1/x था। आप सोचिए यदि x इक्वल टू यहाँ पर क्या था, x डज नॉट इक्वल टू 0, यही तो था। लेकिन आप सोचिए यदि x इक्वल टू 0 होता तो हम 0 के लेफ्ट हैंड की लिमिट भी लेते और राइट हैंड लिमिट भी लेते। आइए देखते हैं क्या आता। यदि x इक्वल टू x डज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन यदि x की वैल्यू 0 के बिल्कुल करीब लें, बिल्कुल करीब, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज वेरी क्लोज टू 0 के बहुत ही क्लोज हो, तब देखिए आइए बात कर क्या करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स किसकी बात कर रहे हैं, व्हेन x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0। तो 0 एक बात तो है, x टेंडिंग टू 0 थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। क्यों, क्योंकि x जो है, जैसे यहाँ पर रियल नंबर लाइन है ये, अगर x कह रहा हूँ 0 की तरफ जा रहा है तो भाई पूरी x एक्सिस है, x यहाँ पर भी हो सकता है, x यहाँ पर भी मान सकते हैं। तो ये किस तरफ से, राइट साइड से 0 की तरफ जा रहा है कि लेफ्ट साइड से 0 की तरफ जा रहा है। इसीलिए यह बताने के लिए कि लेफ्ट साइड से जा रहा है x 0 की तरफ, फिर राइट साइड से जा रहा है, यहाँ पर माइनस अथवा प्लस लगाते हैं। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि x टेंडिंग टू 0, x इज गोइंग टू 0, x इज वेरी क्लोज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, x इज वेरी क्लोज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से बहुत ही क्लोज है। x जो है 0 के बहुत ही क्लोज है, यानी कि x और 0 में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही क्लोज है। x 0 के बहुत ही करीब, किधर से, लेफ्ट साइड से। अगर यही प्लस होता है यहाँ पर समझ लेते कि राइट साइड से बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पर ये हुई बात। और अब ध्यान दीजिए जब 0 फ्रॉम लेफ्ट लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू रखिए क्या, 1/x एट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ इन्फिनिटी आएगी। क्या आएगी, माइनस। आप सोचिए यहाँ पर 0 फ्रॉम लेफ्ट लेंगे, यहाँ पर 1/x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। क्यों, आप सोचिए ये जो 0 है, x 0 तो है नहीं, 0 के जस्ट पहले वाला नंबर है, जस्ट पहले कुछ ना कुछ निगेटिव होगा, और वो भी निगेटिव कितना बड़ा निगेटिव होगा, बहुत ही छोटा निगेटिव होगा, बहुत छोटा नंबर निगेटिव नंबर होगा। तो बहुत छोटा होगा तो लगभग इसकी वैल्यू किसके करीब जाएगी, 1 में डिवाइड करेंगे उस छोटे से छोटे नंबर से, तो पहली बार तो निगेटिव आएगा और दूसरी चीज़ क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अच्छा ये क्या कोई रियल नंबर आएगा, ये क्या इन्फिनिटी कोई रियल नंबर, माइनस ऑफ इन्फिनिटी कोई रियल नंबर है ही नहीं है, इट इज नॉट ए रियल नंबर, ये आपका रियल नंबर नहीं है। माइनस इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज माइनस इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। बिल्कुल इसी तरह से यदि हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट साइड, देन x इज वेरी क्लोज टू 0 फ्रॉम राइट, तो लिमिट ऑफ क्या, 1/x एट x टेंडिंग टू क्या है 0 प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जब यहाँ पर सोचिए x की जगह पर क्या होगा, 0 प्लस होगा, x की जगह पर सोचिए 0 प्लस होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आएगा,
माइनस इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव है लेकिन बहुत ही छोटा है, यानी कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी करीब जाएगी। तो डायरेक्टली हम इतना ना लिख करके डायरेक्टली क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ इन्फिनिटी। और ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी आल्सो, प्लस ऑफ इन्फिनिटी इज आल्सो व्हाट, नॉट अ रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ रियल नंबर। तो इस प्रकार से आप समझिए। तो ये आप समझे जो जीरो माइनस है ये निगेटिव नंबर है, x जो है जीरो के बिल्कुल पास वाला निगेटिव नंबर है। अब बहुत ही छोटा निगेटिव नंबर, इतना छोटा निगेटिव नंबर जो कि जीरो के करीब है। तो जब जीरो होगा तो आपको पता है इन्फिनिटी आता है, तो जब माइनस जीरो है आप समझिए तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया इसी फंक्शन f(x) का। इसीलिए कहा है, आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, और जो कुछ आ रहा है वो रियल नंबर आ नहीं रहा है। आपको पता है रियल फंक्शन होना चाहिए, रियल फंक्शन में डोमेन और रेंज दो के दोनों रियल होना चाहिए, यहाँ तो रियल नंबर आ ही नहीं रहा है कुछ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड ही नहीं है किस पर, x इक्वल टू जीरो पर। तो न लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड है न राइट हैंड लिमिट, और आपको पता है जीरो पर तो इन्फिनिटी आता ही है। कौन सी इन्फिनिटी ये पता नहीं होता है, जीरो पर अनडिफाइंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का वैसे मतलब क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी ही होता है, लेकिन यहाँ पर जरा सा जीरो के लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, राइट में चलेंगे तो प्लस इन्फिनिटी। तो यही है आपका इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर सोचिए यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे, आप देख लीजिए एक बार, यदि हम आप समझिए x रखेंगे तो 1/x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, मान लीजिए 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे क्या पाएंगे, 1 पाएंगे। आप सोचिए 0.01 रखिए, 0.01 रखेंगे, यदि x की वैल्यू क्या है 1/0.01 रखेंगे क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100, 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। आप सोचिए यदि यही 10 रखते हैं क्या आएगा, 0.1 आएगा। आप यदि यही 100 रखते हैं क्या आएगा, 0.01 आएगा। आप इस तरह से अभी देखिए 1/x की वैल्यू घटती जा रही है, 100 पर कितना 0.01, और ये 10 पर कितना 0.1, 1 पर कितना 1, 0.01 पर 100। आप देखिए 0.001 पर कितना होगा 1000। इस तरह से आप देखिए जब आप बहुत ही छोटी वैल्यू रखेंगे 0.00001 तक कितना 1 कितना है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और ये पॉइंट वाला कितना। तो इस तरह से आप एक समझ ऐसा है जब बहुत ही जीरो के करीब वाली, आप देखिए सब के सब पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, और यहाँ पर देखिए ये जो पॉजिटिव नंबर है ये जो है लगभग समझिए 0+ से बहुत बड़ा है ये, हालांकि 0+ से बहुत बड़ा है, पॉजिटिव तो है लेकिन 0+ यानी कि 0 से बहुत बड़ा नंबर है ये। अभी 0 के करीब आने के लिए राइट साइड से 0 करीब आने के लिए भी बहुत पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि जब इसको हम 0+ लेंगे यानी कि पॉइंट कई बार 0 हो, आप समझे कि 1 अरब टाइम 0 हो, 1 करोड़ टाइम 0 हो, उसके बाद 1 हो, तब भी ये नंबर जो है ये वाला नंबर 0+ से अभी बहुत बड़ा है। तो 0+ का मतलब 0 के बहुत करीब वाली वैल्यू राइट साइड से। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको पता है क्या आएगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा 0+ ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव नंबर ही यहाँ पर आएगा। देख लीजिए पॉजिटिव रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर 0+ लिखेंगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आपकी दिख रही है ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि आप समझें जब 0+ रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी मिलेगी। इसी तरह सोचिए यदि ये माइनस में रखा होता, ये सारी वैल्यू किसमें आती तब माइनस में आती, और ये वैल्यू जो है जब 0 माइनस रखा जाता तो यहाँ पर क्या आता माइनस इन्फिनिटी आता। यही इसका कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए हम कहते हैं कि x = 0 पर फंक्शन क्या है डिफाइन नहीं है, क्योंकि डोमेन भाई यह जो फंक्शन है या तो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए या तो रियल फंक्शन होना चाहिए, और दोनों के दोनों फंक्शंस में रेंज क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो भाई फंक्शन तभी है जब हमारा रेंज क्या हो, रियल हो। तो फंक्शन को मिलाकर x = 0 पर डिफाइंड नहीं है।
आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x प्लस t2 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ fx इज x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। आपको पता है कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। किस पर चेक करना है? एट ऑल रियल नंबर्स। कैसे पता? क्योंकि जब बताइए जब 1 से छोटा अथवा उसके इक्वल तो ऑल रियल नंबर्स आ गए जो 1 से छोटे हैं अथवा 1 के इक्वल है, और 1 से बड़े के लिए ये बताया जा रहा है, यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन f जो है डिफाइंड है। तो आइए चेक करते हैं सॉल्यूशन। क्या मान लेते हैं? लेट स्मॉल c बी अ रियल नंबर। लेट स्मॉल c बी अ रियल नंबर। केस फर्स्ट लेते हैं। क्या है केस फर्स्ट? व्हेन c इज लेस देन क्या 1। जब c 1 से छोटा हो तो आइए देखते हैं तब के लिए क्या आता है। तब के लिए क्या? वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू इस पर x इक्वल टू c पर। आपको पता है c क्या है? 1 से छोटा है। इज व्हाट? 1 से छोटे के लिए कौन सी वैल्यू होगी? x प्लस 2। यदि fx की वैल्यू जानना चाहें तो x प्लस 2 होगा। तो x इक्वल टू c पर क्या है? fc। तो fc क्या हो जाएगा? c प्लस 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि c इज लेस देन 1 है। यहाँ पर c इज लेस देन 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? c प्लस 2 हो जाएगी c वैल्यू। आइए बात करते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन की। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू क्या c माइनस इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ c माइनस h एट h टेंडिंग टू 0। तो f ऑफ c माइनस h आपको पता है कि 1 जब ऑलरेडी छोटा है c से, जब c जो है ऑलरेडी 1 से छोटा है तो c में से कुछ माइनस करेंगे कोई पॉजिटिव रियल नंबर तो और छोटा हो जाएगा। जाहिर सी बात है अब भी ये 1 से छोटा होगा तो लिमिट अब भी ये 1 से छोटा है और 1 से छोटे के लिए कौन सी वैल्यू होती है? x प्लस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? h टेंडिंग टू 0 तो होगा ही। यहाँ पर क्या x की जगह पर c माइनस h तो c माइनस h क्या प्लस 2। आइए वैल्यू रख देते हैं। जब h टेंडिंग टू 0 होगा क्या वैल्यू आएगी? c प्लस 2 आएगी क्योंकि h 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आता है। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू c प्लस दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ c प्लस h एट h टेंडिंग टू 0। दिस विल बी इक्वल टू, अब बताइए c प्लस h। c यहाँ पर 1 से छोटा है, c 1 से छोटा है। आप देखिए सोचिए रियल नंबर मान लीजिए है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, तो c जो है 1 से छोटा है। हो सकता है c के बिल्कुल करीब हो सकता है कि स्मॉल c जो है, हालांकि 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है c, तो हम कहते हैं यदि स्मॉल c को 1 के बिल्कुल लेफ्ट में जस्ट लेफ्ट में मानते हैं तो यदि c की राइट हैंड लिमिट लेंगे तो c के राइट वाली जो लिमिट लेंगे तो 1 के और करीब आ जाएगा। c प्लस h करेंगे तो h क्योंकि इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है तो c जो है थोड़ा सा और आगे खिसकेगा। c प्लस h का मतलब 1 के और करीब। यदि इनके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन भर का रहा हो तो एप्सिलॉन बाय 2 समझ लीजिए, थोड़ा सा और राइट साइड चलेंगे तो कुल मिलाकर अब भी क्या है? c प्लस h अब भी क्या है? 1 से छोटी ही रहेगी। तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए क्या होगा? अब भी वही रहेगा। लिखेंगे लिमिट ऑफ c प्लस h भी रहेगा, c प्लस h और प्लस क्या 2 एट h टेंडिंग टू 0। हमारे क्या h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, c प्लस 2 आएगा। ये तो हो गया क्या? कब के लिए केस फर्स्ट है व्हेन c इज लेस देन 1। तब के लिए मैंने देखा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड इक्वल टू व्हाट? c प्लस 2। दिख रहा है? मुझे 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? सो क्या लिखेंगे? सो f इज
continuous, f is continuous at all real numbers, at all real numbers less than क्या 1 से छोटे हर एक रियल नंबर के लिए f क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब आइए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये केस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब केस सेकंड आता है कि यदि जो हमने रियल नंबर सी लिया है यदि वो 1 के इक्वल हो तब के लिए आइए चेक कर लेते हैं। तो जब केस सेकंड ले लीजिए, इसको इरेज करेंगे हम पूरा। आइए इसको इरेज कर लेते हैं। केस सेकंड लेंगे क्या, व्हेन c इज इक्वल टू 1, व्हेन c इज इक्वल टू 1, तो क्या कहेंगे, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) at x इक्वल टू c, दैट इज व्हाट 1, at x इक्वल टू क्या c, दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू 1 इज व्हाट, जब c की वैल्यू 1 रखेंगे क्या आएगा, जब c की वैल्यू 1 लेंगे तो जब c यानी कि जिसकी बात हो रही है यहाँ पर देखिए x इक्वल टू c इक्वल टू 1 है ना, तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ f1 आएगा और x इक्वल टू 1 के लिए 1 + 2 ही वैल्यू आएगी, x + 2 दैट मीन्स 1 + 2 क्या आएगी वैल्यू 3 आ जाएगी, 1 + 2 करेंगे क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो आइए लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज HF इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे x टेंडिंग टू 1 और क्या -1 माइनस लेंगे। आपको शायद समझ में आ रहा होगा क्योंकि x टेंडिंग टू x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 1 फ्रॉम लेफ्ट, x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, लिमिट ऑफ f ऑफ क्या 1 माइनस h एट x टेंडिंग टू 0 इक्वल टू क्या आएगा f ऑफ 1 माइनस h। अब बताइए 1 के लेफ्ट में चलेंगे 1 माइनस h, यदि यहाँ पर 1 है तो 1 मान लीजिए 1 है ये नंबर लाइन पर, 1 के लेफ्ट में कहाँ होगा, 1 का लेफ्ट ये होगा, 1 में से कुछ भी माइनस करेंगे जस्ट 1 के लेफ्ट में चले जाएंगे और 1 के लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है, 1 के जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू यानी कि 1 से छोटी वैल्यू के लिए f(x) की वैल्यू क्या आती है x + 2 आती है। तो यहाँ पर 1 माइनस h + 2 हो जाएगा, देखेंगे लिमिट ऑफ कितना 1 माइनस h है, f ऑफ x होता था तो x + 2, तो 1 माइनस h है तो 1 माइनस h + 2 कर लेंगे और x टेंडिंग टू 0 आया क्या, इधर है +2 इधर है +1, 2 + 1 इक्वल टू 3 माइनस h आया, लिमिट ऑफ क्या आया 3 माइनस h एट x टेंडिंग टू 0, तो वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, वैल्यू क्या आ गई 3। आइए राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू 1 प्लस इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ 1 प्लस h एट x टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस के लिए राइट में चले जाएंगे, ध्यान दीजिए 1 से जस्ट राइट के लिए 1 से जस्ट राइट में चलेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू पाएंगे और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है x की वैल्यू है x - 2, तो यहाँ पर x की जगह पर 1 + h है तो लिखेंगे लिमिट ऑफ कितना, लिमिट ऑफ 1 + h क्या है 1 + h और माइनस कितना 2 है, माइनस क्या कर दीजिए 2 और एट x टेंडिंग टू 0 तो 1 - 2 करेंगे क्या आएगा -1 + h, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 कितना हुआ -1 + h और ये टेंडिंग टू 0 करेंगे क्या आएगा -1 आएगा। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की हम बात ही छोड़ दें, यहाँ तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, since LHL that is limit of f of x at x tending to 1 minus does not equal to limit of fx at x tending to क्या 1 plus, so limit does not exist at x इक्वल टू 1, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, किसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन की। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर
therefore function fx is discontinuous. Function fx is discontinuous at x equal to 1. इसका मतलब जो फंक्शन f है x इक्वल टू 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि लिमिट ही नहीं कर रही है तो वैल्यू वाले फंक्शन की इक्वल की बात नहीं करनी है हमें। पहले हम बता देंगे कि ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पर, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर मैंने चेक किया तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो रही है। तो आइए देखते हैं केस थर्ड की बात करते हैं। जब c जो है यह रियल नंबर c जब 1 से बड़ा हो तब के लिए चेक कर लेते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं। केस थर्ड कब के लिए, when c is greater than 1, then f of x, then the value of the function fx at x equal to c will be what। अब यहाँ पर जब c बड़ा होगा 1 से तब के लिए होगा x माइनस 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, c माइनस 2। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू c माइनस इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ c माइनस h एट s टेंडिंग टू 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ, इसका लिमिट लेंगे f c माइनस, जब c से थोड़ा सा छोटा, तो आपको पता है कि c जो है 1 से बड़ा है और c जब 1 से बड़ा है, ये 1 है, आप सोचिए नंबर लाइन है, 1 जो है c मान लीजिए यहाँ कहीं है, अब c 1 से बड़ा है, उसकी लेफ्ट लिमिट लेंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव तो है ही है, लेकिन 1 के राइट में आएगा, c की वैल्यू 1 के राइट में आएगा। अब भी c हालांकि 1 से बड़ा है, 1 से बड़े में से जरा सा माइनस करेंगे बहुत छोटा नंबर, तब भी 1 से बड़ा ही होगा। और हम कहते हैं c 1 से बड़ा है, कितना बड़ा है, c जो है बहुत, अगर जरा सा भी बड़ा होता, c 1 से बहुत थोड़ा सा मान लीजिए बड़ा मान लेते हैं, तो c की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे जब, तो c में से इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर जब माइनस करेंगे तो c माइनस एच आएगा, जो कि 1 के पॉजिटिव में रहेगा वहाँ, यानी कि 1 के राइट साइड में ही रहेगा। यानी कि ये क्या है, 1 से बड़ा नंबर अब भी है, जब 1 से बड़े के लिए क्या होता है, x माइनस 2 होता है। तो आइए लिख लेते हैं, x की जगह पर है c माइनस एच, माइनस का कर देंगे 2 एट s टेंडिंग टू 0। अब वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी c माइनस 2 माइनस एच, लिमिट ऑफ, कुल मिला के लिमिट रख दीजिए, क्या आया, c माइनस 2, लिमिट रखने से क्या आ गया, c माइनस 2, c माइनस 2, c ये 0 हो गया, माइनस 2 आया। आइए देखते हैं राइट हैंड लिमिट लिख देते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू c प्लस इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ c प्लस h एट s टेंडिंग टू 0। आएगा क्या, c प्लस h करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 से और बड़ा नंबर आएगा, तो आएगा क्या, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 क्या होगा, c प्लस h और माइनस क्या करेंगे 2, माइनस 2 s टेंडिंग टू 0 करेंगे, आएगा c माइनस 2। हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू c माइनस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज व्हाट, ए लिमिट ऑफ fx at s tending to c plus equal to limit equal to value of the function that is fc and equal to क्या है, c minus 2। so fx, so function fx is continuous, so function fx is continuous at all real numbers, at all real numbers greater than 1, greater than 1, 1 से बड़े हर एक रियल नंबर के लिए ये फंक्शन एफ क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। केवल किसके लिए डिसकंटिन्यूअस है, केवल x इक्वल टू 1 के लिए। तो हम लिख देंगे
यहाँ पर हम किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उसको लिख देते हैं। सो वी कंक्लूड दैट फ्रॉम ऑल द केसेस, फ्रॉम all the above, from all the above three cases we conclude that function f is a continuous function। वास्तव में फंक्शन f जो है कंटिन्यूअस फंक्शन तो है केवल किस पर, केवल 1 से छोटे रियल नंबर के लिए और 1 से बड़े रियल नंबर के लिए लिखेंगे। सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। f इज, वैसे देखा जाए तो फंक्शन f कैसा फंक्शन है, यदि पूरे फंक्शन f की बात किया जाए तो डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। तो कुल मिलाकर फंक्शन f क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। सीधी बात है, फंक्शन ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, क्योंकि पूरे फंक्शन की बात कर रहा है। यदि हमसे पूछता कि किसी डोमेन में जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड है, जिस पर फंक्शन डिफाइंड है उसमें एक पॉइंट मुझे ऐसा मिल गया जिस पर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, इस प्रकार से हम कहेंगे ये फंक्शन f जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो देयर इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर फंक्शन f। तो लिखेंगे फ्रॉम ऑल एबव थ्री केसेस वी कंक्लूड दैट f is discontinuous at x equal to क्या 1। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो फंक्शन f है ये डिसकंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर, x equal to 1 पर, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी केवल एक ही है, वो भी क्या, x equal to 1। तो आपने देखा कि जो f का डोमेन था, f का डोमेन क्या था, रियल नंबर्स का सेट था, और उस रियल नंबर्स के सेट में केवल एक पॉइंट ऐसा था, एक रियल नंबर ऐसा था जिस पर ये फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। तो इस तरह से आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी of the function f defined by f(x) equal to x plus 2 if x is less than 1, 0 if x equal to 1, x minus 2 if x is greater than 1। तो यहाँ पर हमें all the points of discontinuity पता करनी है, कितने पॉइंट ऐसे हैं जिस पर ये फंक्शन f है ये डिसकंटिन्यूअस है। तो जाहिर सी बात है केवल एक ही पॉइंट है, देखने मात्र से जो आपको कंडीशन दिया है, कंडीशन देखने मात्र से आपको पता चल जाएगा कि इस पर फंक्शन के ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, इस फंक्शन के डोमेन में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो आपके देखने मात्र से पता चल रहा है कितना, केवल एक पॉइंट ऐसा है, वो भी क्या, x equal to 1 हो सकता है। x equal to 1 एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है जिसमें डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि हो ऐसा। आइए देख लीजिए, x equal to 1 पर हम चेक करेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जब भी आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करनी हो, यही कंडीशन देख लीजिए, तो आप जान जाइए x equal to 1 पर ही अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो इसी x equal to 1 पर, अन्यथा डिसकंटिन्यूटी फंक्शन में होगी ही नहीं। या तो यदि होना होगा तो x equal to 1 पर हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो फिर x equal to 1 पर भी नहीं होगा। तो केवल डिसकंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी केवल x equal to 1 पर बन रही है, लेकिन हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। डिसकंटिन्यूटी तो हम तो x equal to 1 पर ही चेक करते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करना है। तो जाहिर सी बात है x equal to 1 पर ही मिलेगी, अगर डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो x equal to 1 पर मुझे चेक करना चाहिए, लेकिन मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, अपने आप पता चल जाएगा कि किस पर डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। तो आइए देखते हैं, लेट स्मॉल c बी अ रियल नंबर। केस फर्स्ट लेते हैं, when c is less than 1, जब c जो है 1 से छोटा हो, तब के लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) at x इक्वल टू क्या, c पर आइए चेक कर लीजिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है। हमें पता है जब x छोटा होगा 1 से तो वैल्यू क्या होगी, c + 2 हो जाएगी। यहाँ पर x + 2 हो जाएगी, दैट इज
इज व्हाट सी प्लस 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वही राइट हैंड लिमिट भी आएगा, तो हम डायरेक्टली लेते हैं क्या, यहाँ पर इसमें लिमिट ऑफ द फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इंक्लूड रहता है। तो आइए कभी भी जब भी लिखें सी इज लेस दैन 1 अथवा सी इज ग्रेटर दैन 1, उसके लिए इतना जानते रहिए कि जो भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है, जो भी यहाँ पर फंक्शन दिया गया है वो कंटिन्यूअस होगा ही। तो आइए देखते हैं लिमिट क्या होगा। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी, तो इसमें एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट, एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम राइट दोनों इंक्लूड है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा। लिमिट ऑफ द फंक्शन आप बताइए एक्स टेंडिंग टू सी। हम कहते हैं सी जब 1 से छोटा है तो चाहे एक्स जो है सी के करीब चाहे लेफ्ट से जाए चाहे राइट से आए, तो वह तब भी जो है लेफ्ट लिमिट लेंगे तब भी 1 से छोटा ही रहेगा, और राइट लिमिट लेंगे सी की तब भी 1 से छोटा रहेगा। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर यदि हम इसको लिखें लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी माइनस कितना, यहाँ पर क्या लिख लें सी प्लस एच अथवा सी माइनस एच, कुछ भी रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि यहाँ सोचिए सी प्लस एच रखते हो आप, ध्यान दीजिए एच निगेटिव भी हो सकता है यहाँ पर और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमने डायरेक्टली एच टेंडिंग टू सी कहा है। यहाँ पर एच पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एच टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा एफ ऑफ सी प्लस एच की जब बात करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स प्लस 2। क्यों एक्स प्लस 2 का मतलब सी प्लस एच एक्स के प्लेस पर और प्लस 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा सी प्लस एच प्लस 2। और ध्यान रहे लिमिट क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है। यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट रख देंगे क्या आएगा सी प्लस 2 आ जाएगा। जब हम लिमिट रख देंगे क्या आ जाएगा सी प्लस 2 आ जाएगा। यदि आपको ये बात समझ में ना आ रही हो तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ले लेंगे। आइए देखते हैं ये बात हो गई या शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी लिखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब एक्स सी के करीब हो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स प्लस 2। क्या हो जाएगी एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2। तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम सी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा सी प्लस 2। आप रखिए एक्स प्लस 2 एक बार रख दीजिए, पहले एक्स प्लस 2 रख दीजिए, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू सी हमने बताया एक्स सी के जब बिल्कुल करीब होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी एक्स प्लस 2 होगी। हमने बताया लेफ्ट से चलेंगे सी के लेफ्ट में चलेंगे अथवा राइट में चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में चाहे राइट हैंड लिमिट, दोनों के लिए वैल्यू क्या आएगी एक्स प्लस 2 ही आएगी, एक्स प्लस 2। और क्या होगा वैल्यू रख दीजिए एक्स टेंडिंग टू सी रखेंगे, क्या आएगा सी प्लस 2 आएगा। लिमिट रख देंगे क्या आएगा सी प्लस 2। तो आपने क्या देखा लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आया सी प्लस 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आया सी प्लस 2। तो हम क्या कहेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन that is x tending to c equal to value of the function that is fc equal to c plus 2, so function fx, so function fx is कहेगा तो function f is क्या continuous at all real numbers less than 1, at all real numbers less than 1 से छोटे हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन f क्या है कंटीन्यूअस है। यहाँ पर फंक्शन f लिखिए, चाहे तो फंक्शन f लिख दीजिए। आइए देखते हैं केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या व्हेन c इज ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं। आइए c इज लेस देन 1 लिया था, आपकी बार ग्रेटर देन 1, बाद में c इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेंगे। आइए देखते हैं केस सेकंड व्हेन c इज ग्रेटर देन 1। आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, केस फर्स्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम केस सेकंड शुरू करते हैं। आइए देखते हैं केस सेकंड व्हेन c इज ग्रेटर देन 1। आप बताइए जब c ग्रेटर हो जाएगा 1 से, यानी कि इसका डोमेन का एलिमेंट जब c 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़े के लिए तब क्या है एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 2, दैट मीन्स c रखेंगे तो c माइनस 2 आएगा। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c क्या हो जाएगा c माइनस 2।
यहाँ क्या आ जाएगा सी माइनस टू हो जाएगा। आइए लिमिट ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे। लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स टेंडिंग टू सी क्या होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स टेंडिंग टू सी, जब जो है सी के बिल्कुल करीब, आप ध्यान दीजिए यदि हम लंबा लाइन बना दें, आप सोचो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप समझे 1 है, तो यदि हम c को इधर माने 1 के लेफ्ट माने, ध्यान दीजिए c क्या है, पता है आपको c क्या है, ग्रेटर देन 1, तो जाहिर सी बात है c हमेशा ग्रेटर रहेगा 1 से। तो जब c की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तब भी हम 1 के राइट में चलेंगे, और c की राइट हैंड लिमिट लेंगे तब भी हम c के 1 के राइट में ही रहेंगे, दोनों स्थितियों 1 के राइट रहेंगे। और 1 से बड़े के लिए x माइनस 2 है इसकी वैल्यू, तो डायरेक्ट लिखेंगे x माइनस 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी x माइनस 2 हो जाएगी। अब लिमिट रख देंगे तो क्या आएगा c माइनस 2 आएगा, लिमिट रख c माइनस 2। अब क्या होगा, हमने पाया क्या, लिमिट ऑफ द फंक्शन c माइनस 2 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन c माइनस 2 है, तो क्या कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू क्या c माइनस 2, तो क्या लिखेंगे, सो फंक्शन f इज कंटीन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में क्या आएगा, व्हेन c इज इक्वल टू 1, तो केस 3 की बात करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। केस 3 की बात करते हैं, केस 3 व्हेन c इज इक्वल टू 1, जब c इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, आपको पता है व्हेन x इक्वल टू 1 देन fx इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू जैसे x इक्वल टू 1 रखेंगे क्या आएगी, fx की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब जो है, क्योंकि आपको पता है 1 के जरा सा भी लेफ्ट में चलेंगे तो हमें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी x की, और 1 से जरा से भी राइट चलेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जाहिर सी बात है हो सकता है डिफर कर सकें, हो सकता है डिफरेंस आ जाए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो चुका है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो चुका है। आइए लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू क्या, अभी हमने क्या लिया 1, x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट में, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ 1 माइनस क्या, 1 माइनस h एट x टेंडिंग टू 0, जहाँ h क्या है, यहाँ पर h क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। आइए देखते हैं, तो 1 माइनस h करेंगे तो जस्ट पहले चलेंगे 1 माइनस h, यहाँ पर पहुंचेंगे क्या आएगा, x प्लस 2 है x की वैल्यू, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, x प्लस 2, तो 1 माइनस h प्लस 2 एट x टेंडिंग टू 0, लिमिट रख देंगे, h रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। आइए लेते हैं राइट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू c प्लस इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ c प्लस h एट s टेंडिंग टू 0 वेयर h इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। तो c प्लस h के लिए देखेंगे ये वैल्यू पाएंगे, क्या होगा, लिमिट ऑफ क्या c प्लस h माइनस 2 एट s टेंडिंग टू 0, दिस विल बी इक्वल टू, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, फिलहाल निकाल लिया हूँ यहाँ तक, तो निकाल ही लेते हैं। क्या होगा, s टेंडिंग टू 0 करेंगे तो c की जगह क्या है, c की जगह पर क्या था, 1 था ना, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस h, क्या होगा 1 प्लस h, और यहाँ पर कितना 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1, माइनस ऑफ 1। हालांकि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो डायरेक्टली हमें राइट हैंड निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, राइट हैंड लिमिट, हालांकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसी एक लिमिट के इक्वल भी नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि आपने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो यहीं पर रुक जाएंगे, आप यहीं पर बता देंगे सिंस वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, हालांकि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, किसी एक को इरेज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अथवा आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन मत निकालिए,
आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए ही मत। आप नहीं निकालेंगे तब भी आप वही बात बोलेंगे, क्योंकि लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सिंस लिखेंगे, सिंस लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1 फ्रॉम राइट। सो लिमिट does not exist, therefore we can say that function f is discontinuous and is equal to 1. So function f is discontinuous at real number, चाहे लिख दें एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट व्हाट एक्स इक्वल टू 1। तो फंक्शन एफ एक्स क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया किस पर, एक्स इक्वल टू 1 पर। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अभी हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड से मिला कि फंक्शन जो है 1 के लेफ्ट में भी जितने रियल नंबर्स हैं उन पर भी उस पर कंटिन्यूअस है, और 1 के राइट साइड में जितने रियल नंबर्स हैं उन पर भी, उन पॉइंट्स पर भी फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस था। लेकिन केवल 1 यही एक ऐसा फंक्शन था एक्स इक्वल टू 1। एफ एक्स के डोमेन में केवल एक पॉइंट ऐसा था, क्या, 1, जिस पर ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। लिखेंगे वी कंक्लूड दैट फ्रॉम ऑल द केसेस, फ्रॉम ऑल द एबव केसेस वी कंक्लूड दैट f is discontinuous, f is discontinuous सही नहीं बोल रहा है, f is discontinuous at real number तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 को बताने के पहले आइए देख लेते हैं 11th क्वेश्चन का ग्राफ क्या है। यदि हम 11th क्वेश्चन का ग्राफ यदि आप बता देते हैं तो वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर जो 10th था उसका भी आप ग्राफ बना लेंगे। तो आइए देखते हैं 11th क्वेश्चन का जो ग्राफ है क्या कैसे बनेगा। ये मान लीजिए इसको इरेज कर देते हैं हम, आज इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। आप समझिए आपका ये क्या है, y एक्सिस हो गया, और ये हो गया आपका x एक्सिस, x डैश o x, y डैश o y। मान लीजिए यहाँ पर है रियल नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इस तरह से है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 से छोटे जितने रियल नंबर्स हैं, आप ध्यान दीजिए x एक्सिस पर f(x) का जो डोमेन x है कहाँ पर पाया जाएगा, x एक्सिस पर जितने पॉइंट्स हैं सब वही डोमेन है। f के डोमेन कौन है, x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, सब के सब एक एक करके सब क्या है, डोमेन के ही एलिमेंट हैं। किसके डोमेन के एलिमेंट, f के डोमेन के एलिमेंट। तो आइए देखते हैं व्हेन x इज लेस देन 1, तो x जो है जब 1 से छोटा हो, यानी कि 1 ना हो, x जो है जब 1 से छोटा हो, तो भाई 1 के लिए आप ध्यान दीजिए, 1 के लिए ये लाइन चल रही है, 1 के लिए समझिए ये वाली लाइन है। तो
तो 1 से छोटे की बात कर रहे हैं, तब क्या होगा x प्लस 2, यानी कि 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, तो क्या होगा उससे 2 बड़ी वैल्यू। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हम 1 से छोटा वैल्यू ले लें, मान लीजिए हमने लिया 0.9, आप समझे मैंने ले लिया क्या, x की वैल्यू क्या ले लिया 0.9। अब बताइए x जो 0.9 मैंने वैल्यू लिया 1 से छोटी है, तो क्या होगी तब fx की वैल्यू क्या होगी, f हाफ 0.9 क्या होगा, f हाफ जब हम 0.9 की बात करेंगे तो आएगा 0.9 प्लस 2, उसी में 2 ऐड हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा 2.9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.9। तो 1 के जस्ट 2.9 की मैं बात करूं 3 से जस्ट पहले, 3 पर नहीं होगा ये जो 2.9 होगा, ये 3 पर नहीं होगा, 3 से जस्ट नीचे होगा, जाहिर सी बात है 3 से जरा सा नीचे होगा, क्योंकि 2.9 है तो 3 पर नहीं होगा। मान लीजिए 3 पर मैंने नोड लगा दिया, 3 पर क्या लगा दिया मैंने नोड, अब इधर 1 पर नोड लगा दिया, 1 के ऊपर 1 के जस्ट ऊपर मैंने नोड लगा दिया, और 3 के सामने भी मैंने नोड लगा दिया, यानी 3 पर ना तो 3 के सामने पर ग्राफ बनेगा, 3 के पैरेलल अगर चले एक्स एक्सिस के पैरेलल 3 से होते हुए चले तो वहां पर क्या होगा नोड लगा दिया, यानी कि वहां पर कोई पॉइंट नहीं है, और 1 के जस्ट ऊपर इस फंक्शन fx का कोई पॉइंट जो है 3 के पैरेलल नहीं है, और 1 के पैरेलल 1 के जो है परपेंडिकुलर, और इस 3 पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं y के परपेंडिकुलर पॉइंट 3 से परपेंडिकुलर ड्रा करूं, तो यहाँ पर जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा आपको पता है 1 3 होगा। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूं, यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा 1 3। अब यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, ना तो यहाँ पर 1 होगा ना तो 1 3 होगा, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट है ही नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है इस ग्राफ का कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने नोड लगा दिया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, जब हम 1 के 0.9 की बात मैंने किया तो यहाँ पर ये ग्राफ आया। सोचिए यदि 0.9 के बजाय 0.8 की बात करते, 0.8 प्लस 2 होता 2.8 होता, तो 2.8 होता, यानी जस्ट इसके जरा सा जब इधर आते 1 के और इधर आते, जब 0.9 रखा तो हमें ये मिला, ये वाला पॉइंट मिला, मान लीजिए कौन सा पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट। जब 0.8 रखा तो पता चला इसके और 3 के और नीचे आएंगे, क्योंकि 2.8 थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पर पहुंचेंगे, और ये पॉइंट क्या है 1 से थोड़ा सा और लेफ्ट में है। अब आप सोचिए जब हम 2.7 लेंगे तो इसका ग्राफ कहाँ आएगा, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 7 तो यहाँ कहीं होगा, 0.7 यहाँ लेंगे तो 3 के और नीचे 2.7 होगा। इसी तरह से जब हम 0 की तरफ बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए 0.5 पर हम आ गए, मान लीजिए x की वैल्यू हम क्या लेते हैं 0.5 लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 2.5, यानी कि जब 0.5 पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर करीब पहुंचेंगे, यहाँ के लिए हम यहाँ पर लगभग पहुंचेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू पाएंगे हम। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, जब हम 0 पर पहुंचेंगे क्या कहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ जब जैसे ही हम x इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो तुरंत 0 प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए 0 प्लस 2 हो जाएगा तुरंत, 0 प्लस 2 के लिए क्या होगा 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 करेंगे कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप सोचिए ये जो पॉइंट वहां से लेकर यहाँ तक हम डायरेक्टली मिला देते हैं, क्या करना है हमें, ये जो यहाँ पर नोड था, नोड से हम इस पॉइंट को ऐसे मिटा दें, ऐसे ही ग्राफ आएगा, कुछ ऐसे भी ग्राफ आएगा यहाँ से यहाँ तक। आप सोचिए 0 से पहले की बात करें, मैं मान लो -0.1 की बात कर रहा हूँ, तो 2 माइनस 0.1 करेंगे, 2 प्लस माइनस आप 0.1 करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 0.1 आएगा, यानी कि क्या आएगा 1.9 आएगा। तो 1.9 क्या होगा, जब यहाँ की बात करेंगे तो 1.9 ऐसे ही आएगा। और सोचिए तो इस तरह से ये ग्राफ आएगा, इस तरह से ऐसे ये ग्राफ आएगा। यहाँ पर 1 की बात अगर मैं करूँगा तो जैसे मान लीजिए -1 पर पहुँचूंगा, जब मैं -1 के लिए क्या होगा इसके 2 प्लस माइनस हाफ क्या -1, और 2 प्लस -1 करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं -1 पर इसकी वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू क्या है -1 पर मैंने देखा तो किसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 के करीब आ रही है। इस तरह से इसका ग्राफ क्या होगा, ये हमारा नोड लगा है, नोड की इधर वाली वैल्यू का ग्राफ क्या होगा हमारा ऐसे ही आएगा ग्राफ, इस तरह से ऐसे ग्राफ आएगा। आप ध्यान दीजिए जब -2 पर करेंगे तो क्या आएगा, -2 पर यदि हम ग्राफ देखना चाहें तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2, -2 रखा है x की वैल्यू, और +2 कर देंगे तो -2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, इस
पर 0 वैल्यू आ रही है। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये जो है इसका जो ग्राफ है 1 के लेफ्ट के लिए ग्राफ इस तरह ऐसा आएगा, इस तरह का आएगा। आइए देखते हैं जब x इक्वल टू 1 लेंगे। सोचिए जब अभी तो x इक्वल टू 1 पर ग्राफ ही नहीं बनाया है मैंने। x इक्वल टू 1 पर क्या होगा वैल्यू 0 होगी। x इक्वल टू 1 पर क्या 0, यानी कि जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो y वैल्यू क्या रही 0। तो 1 0 बताइए कहाँ पर है, 1 0 तो यहीं पर है। यदि हम 1 0 की बात करें, पॉइंट 1 0 कहाँ है, यही है पॉइंट 1 0। ये ग्राफ क्या बनेगा यहाँ पर, ये नोड नहीं है बल्कि 1 का ग्राफ है 1 0। यहाँ पर देखिए पॉइंट मिल गया 1 0। अब 1 ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है x माइनस 2। इसको रेज कर देता हूँ। x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है x माइनस 2। तो सोचिए x इज ग्रेटर देन, मान लीजिए 1.1 ले लेता हूँ मैं, और माइनस 2 करना पड़ेगा 1 माइनस 1.1, क्योंकि 1.1 क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा x इज ग्रेटर देन 1, तो x माइनस 2 हो जाता है। तो 1.1 में से माइनस 2 करेंगे, 1.1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, तो वास्तव में आएगा माइनस हाफ 2 माइनस 1.1, और 2 माइनस 1.1 करेंगे क्या आएगा 0.9 आएगा, माइनस हाफ क्या 0.9। और आप देखिए माइनस हाफ 0.9 किधर होगा, माइनस हाफ 0.9, तो ये क्या है, ये माइनस हाफ 1 है, तो माइनस हाफ 0.9 कहाँ होगा, इसके और इधर होगा। तो हमने ये वैल्यू किस पर पाई है, ये वैल्यू हमें मिला है किस पर, ये वैल्यू हमें मिला है 1.1 पर। 1.1 क्या है, ये है 1.1 पर क्या है, ये है। एक मिनट, सॉरी यहाँ पर जो है y की वैल्यू है ये किसकी, माइनस हाफ 0.9 किसकी वैल्यू है, ये आपकी fx की वैल्यू आई है, f आप 1.1 की वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स y एक्सिस पर मुझे ये पाना चाहिए। तो 0.9 ये होगा, माइनस हाफ 0.9 क्या होगा, ये होगा पॉइंट माइनस हाफ 0.9। माइनस हाफ 1 के जस्ट पहले क्या होगा, माइनस हाफ 0.9 किस पर ये वैल्यू है, माइनस हाफ 0.9 किस पर है 1.1, जब मैंने लिया तो माइनस हाफ 0.9 से, यानी कि ये हमें मिल गया। वास्तव में हमें 1 पर ये हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पर 1 पर कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, 1 पर यही ग्राफ मिलेगा, यानी कि यहाँ पर नोड रहेगा। और 1.1 पर देखेंगे तो 1.1 यानी कि यहाँ के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर ये ग्राफ मिलेगा हमें। अब इस तरह से देखिए 1.5 की मैं बात करूँ, 1.5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ 0.5 आएगा। तो 1.5 यहाँ की बात करेंगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ 0.5, यानी कि यहाँ पर ये होगा माइनस हाफ 0.5, यहाँ पर ग्राफ आएगा। और यदि मैं 2 की बात करूँ, 2 माइनस 2 हो जाएगा क्या 0, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ 0 हो जाएगा। यानी कि इसका ग्राफ इस तरह से कुछ आएगा, कुछ इस तरह का आएगा, ऐसे इस तरह का ग्राफ जाएगा। थोड़ा सा हम और सही बना देते हैं इसको। इस तरह जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, ये मान लीजिए हो गया नोड, और इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। आप समझिए ये क्या है, यही पॉइंट क्या है 2 है, ये पॉइंट क्या हो गया, मान लीजिए 3 हो गया। तो बिल्कुल आप देखिए थोड़ा सा इसका ग्राफ यदि हम 2 यहाँ पर मान लें, ठीक है, आप समझिए कुछ इसके पैरेलल भी जा रहा है लगभग। आप देखिए ये थोड़ा बोर्ड तरह में बना रहा हूँ, उतना क्लियरेंस नहीं आ रहा होगा, लेकिन तब भी आप समझिए कुछ ऐसे पैरेलल जैसे जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो ग्राफ अभी आ रहा था, मैंने वही ग्राफ बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो पूरा ग्राफ यही होगा, यानी कि 3 पर नोड यहाँ पर होगा, 3 और 1 के ऊपर, और 3 के जस्ट सामने नोड होगा, और नोड के इधर क्या होगा, आप देखिए ग्राफ बन रहा है। अब इधर 1 के नीचे और माइनस 1 के सामने भी नोड होगा, और उसके लिए और बाकी 1 से पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ग्राफ इस तरह से जा रहा है, और निगेटिव के लिए 1 से कम के लिए ग्राफ इस तरह से जा रहा है, और खुद 1 के लिए ग्राफ कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन का ग्राफ है, तो आप देख रहे हैं विदाउट इलेक्ट्रिक पेन आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। किस पर है, आप सीधा देख रहे हैं, x इक्वल टू 1 पर ही तो है, 1 पर ही तो सब अलग हो गए हैं, पूरा का पूरा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया है। तो जाहिर सी बात है, तो शायद आपका इतना क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। जब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x प्लस 2 इफ x इज लेस देन 0 एंड fx इक्वल टू माइनस x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0। आप ध्यान दीजिए कि fx की वैल्यू तब के लिए नहीं दी गई है जब x इक्वल टू 0 हो,
दैट मीन्स दिस फंक्शन f इज डिफाइंड ओनली फॉर द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो यानी कि इसका जो डोमेन है, इस फंक्शन f का जो डोमेन है क्या है, r-0। क्या है इसका डोमेन, r-0। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, डोमेन ऑफ fx, चाहे कैसे डोमेन ऑफ f इज r-0। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। फंक्शन f is defined at all real numbers, at all real numbers, at all real numbers except 0। एक्सेप्ट 0। आप ध्यान दीजिए, x इज लेस देन के लिए डिफाइंड है, x इज लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है फंक्शन, और ग्रेटर देन के लिए x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो आइए बात करते हैं क्या, दैट मीन्स डोमेन ऑफ f इज व्हाट, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस दिस। जाहिर सी बात है, फिलहाल इसको आप लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए देखते हैं फंक्शन की हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लिखते हैं केस फर्स्ट। तो कंटिन्यूटी आप चेक किस पर करेंगे, एक तो 0 से छोटे जो रियल नंबर हैं उनके लिए चेक करेंगे कंटिन्यूटी। बताइए इस डोमेन में कितने, f के डोमेन में कितने रियल नंबर्स हैं। केवल 2 तरह के रियल नंबर्स हैं। एक तो वो रियल नंबर्स हैं, मान लीजिए d1, ये जो मान लीजिए 2 डोमेन का वास्तव में ये जो f है वास्तव में f के 2 डोमेन का यूनियन है। आप ऐसा समझ लें, एक डोमेन तो कौन, जो रियल नंबर्स 0 से छोटे हैं, एक डोमेन तो वे रियल नंबर जो 0 से छोटे हैं, मीन्स द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r बट x इज लेस देन 0। और कौन से, और उन रियल नंबर्स का सेट जो कि क्या हो, उन रियल नंबर्स का सेट जो कि x से बड़े हो, ऐसा। और क्या, यदि हम d1 यूनियन d2 ले लें, d1 यूनियन d2 ले लें, तो आया क्या, d1 यूनियन d2 जैसे ही लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा r-0। ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, तो क्या होगा r-0 मिलेगा, यही मिलेगा। और यही क्या है, दिस इज d1 यूनियन d2 इज द डोमेन ऑफ f। तो ये सब मैंने बताने के लिए केवल किया है, इससे आपका मतलब विशेष नहीं है कुछ। आइए देखते हैं और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इतना बताना था मुझे। तो 0 के लिए, 0 पर छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो आइए देखते हैं, लेट स्मॉल c बी अ रियल नंबर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट चाहे कहते क्या, c बी अ नॉन जीरो रियल नंबर, चाहे ये लिख दें c बी अ रियल नंबर एक्सेप्ट 0, अथवा लिख दें क्या, c बी अ नॉन जीरो रियल नंबर। तो केस फर्स्ट करते हैं। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन c इज नेगेटिव, केस फर्स्ट व्हेन c इज लेस देन 0। जब c लेस देन 0 होगा तब के लिए ये देखते हैं, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्या होगा, f ऑफ c क्या आएगा, डायरेक्टली हम ले चलते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f c इक्वल टू क्या होगा, c इज लेस देन 0 के लिए c+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c+2 हो जाएगा। आइए लिमिट ऑफ द फंक्शन की बात कर लेते हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या, f ऑफ x एट एक्सटेंडिंग टू c निकालना है। लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन
यहाँ पर हमें पता है सी क्या है, सी लेस देन 0, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तब भी, राइट हैंड लिमिट लेंगे तब भी क्या आएगा हमारी वैल्यू c+2 ही आएगी। तो लिमिट आप क्या x टेंडिंग टू c, x+2 होगा ही इसके लिए, x टेंडिंग टू c के लिए x+2 ही वैल्यू आएगी fx की, तो आया क्या c+2। आप क्या देख रहे हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो यहाँ लिख देते हैं सिंस वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू, पहले लिमिट ऑफ द फंक्शन लिख दीजिए, पहले क्या लिमिट ऑफ द फंक्शन, सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू क्या c+2। लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c आर सेम, so fx is continuous at all real numbers less than 0। इसी तरह से अब हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, when c is greater than 0। इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं केस सेकंड की, केस सेकंड की बात करते हैं। when c is greater than 0, when c is greater than 0 then fc इक्वल टू, जब c बड़ा हो 0 से तब के लिए fc इक्वल टू माइनस ऑफ c+2 क्या हो जाएगा, तो इसको इरेज कर लेते हैं। when c is greater than 0, जब c बड़ा होता, c जब बड़ा हो 0 से तब के लिए माइनस ऑफ c+2 हो जाएगा, लिखेंगे सो वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ c इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x है तो माइनस x+2, f ऑफ c है तो माइनस c+2, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। आइए लिमिट ऑफ फंक्शन लेते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन fx एट x टेंडिंग टू व्हाट, x टेंडिंग टू c, वैल्यू क्या होगी हमें पता है, c के करीब, c क्या है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा माइनस x+2, लिखेंगे लिमिट ऑफ माइनस x+2 एट x टेंडिंग टू c, रखेंगे क्या आएगा माइनस c+2, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे राइट हैंड लिमिट, दोनों वैल्यू क्या आएगी माइनस c+2 आएगी। तो यहाँ पर आ गया, हम क्या लिख रहे हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c, x इक्वल टू c पर लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है, और वो क्या आ रहा है माइनस ऑफ c+2, माइनस ऑफ c+2 आ रहा है। क्या लिखेंगे, सो fx is continuous at all real numbers greater than 0, greater than 0। तो आपने क्या देखा, we are seeing from in case first and second, here from case first and second we conclude that from case first and second we conclude that function fx is continuous at all points in the domain of f। We conclude that function fx is continuous at all points in the domain of f। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर f लिखे चाहे fx लिखे बात वही है। तो यहाँ पर क्या आपको मिला कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो फंक्शन f का डोमेन था वो क्या था, all real numbers less than क्या, all real numbers other than the set of all real numbers other than 0, यही तो था डोमेन f का। तो हो गया, आपने देखा c इज ग्रेटर देन के लिए दिखा दिया, c इज ग्रेटर देन 0 के लिए दिखा दिया कंटीन्यूअस, c इज लेस देन 0 के लिए दिखा दिया, तो यानी कि सबके बात आपने कर दिया, हर एक पॉइंट की बात आपने कर दिया जो कि f के डोमेन में थे।
तो इस प्रकार से आपका ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो लिखेंगे हेंस वी विल से दैट क्या f is a continuous function, continuous। इस प्रकार से ये फंक्शन f क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, किस में कॉन्टिन्यूअस होता है, अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कोई फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो जान लीजिए कि वह अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हुआ। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 3.1 में हैं उसको आप सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, एग्जाम्पल नंबर 13 से स्टार्टिंग करेंगे और क्वेश्चंस को आपको क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।